हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम आपके साथ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो DSSB में पूछे गए हैं पिछले सालों में। सो DSSB के PYQs को हम कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे होने वाली है एग्जामिनेशन को लेके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको कोर्स के बारे में बता देते हैं। जो भी लर्नर नया जुड़ा है हमारे साथ, उसे DSSB PhD कॉमर्स का कोर्स हमारी साइट पर मिल जाएगा। सो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। सो ये कोर्स की डिटेल है। इसको और डिटेल में चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.everstudy.co.in पर जाकर। The change in total revenue from an additional unit sold is called option A margin revenue, option B average revenue, option C revenue, option D profit. So total revenue में change आ रहा है, मतलब change in total revenue upon change in quantity जो sold कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारा मार्जिनल रिवेन्यू होता है। ठीक है ना, इंक्रीमेंटल एक और यूनिट सोल्ड करने पर टोटल रिवेन्यू में जो चेंज देखने को मिल रहा है उसे हम बोलेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। इवन मार्जिनल रिवेन्यू को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ टोटल रिवेन्यू या फिर द स्लोप ऑफ टोटल रिवेन्यू इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल रिवेन्यू। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा मार्जिनल रिवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। डिमांड डिटर्मिनेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है कि कमोडिटी की जो डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स। सो ये सभी के सभी फैक्टर्स जो है, सभी के सभी डिटर्मिनेंट्स जो हैं, एक कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो वो डिमांड भी उस प्रोडक्ट की ज़्यादा करेगा, नॉर्मल गुड की ज़्यादा करेगा। अगर कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम सब्सटीट्यूट गुड्स की बात और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात भी करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी अगर प्राइस कम होगा। कंज्यूमर का एटीट्यूड, जो उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी अफेक्ट करते हैं कमोडिटी की डिमांड को। सो यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स जो हमें गिवन है वो सभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस एंड टोटल रिवेन्यू मूव इन डैश डायरेक्शन इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस और टोटल रिवेन्यू आपसे पूछा गया है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे जब इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 ऑपोजिट, ऑप्शन 2 सेम, ऑप्शन 3 दे आर नॉट रिलेटेड, ऑप्शन 4 नो इफेक्ट। सो प्राइस एंड टोटल रिवेन्यू का जो रिलेशनशिप है, हम एल्फ्रेड मार्शल ने जो टोटल आउटले मेथड दिया था, या जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, टोटल रिवेन्यू मेथड भी देते हैं, वहां पर पढ़ते हैं ना। 3 प्रोपोजिशंस उन्होंने रखी थी कि अगर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। 3 प्रोपोजिशंस उन्होंने रखी थी और उसे प्राइस और टोटल रिवेन्यू के रिलेशनशिप के थ्रू हमें बताया था। हमारे पास देखिए ये वाला डायग्राम, ये वाला हमारे पास शेड्यूल है। यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, और टोटल आउटले यानी कि टोटल रिवेन्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारा कैसा कर्व होगा, यहाँ पर इलास्टिक डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ इक्वल टू 1 है, जब हमारे पास कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आए लेकिन टोटल आउटले जो है, हमारा टोटल रिवेन्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। और अगर हमारा प्राइस फॉल कर रहा है और उससे हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो भी फॉल कर रही है, या टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है, तो ऐसे में हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो रही है। ठीक है, अब इलास्टिक डिमांड के केस में आपसे पूछा है कि प्राइस और टोटल रिवेन्यू किस तरीके से मूव करेंगे, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ पॉजिटिव सप्लाई कर्व। पॉजिटिव सप्लाई कर्व आपसे पूछा है कैसी होती है। पॉजिटिव जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो वैसे भी पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी मूवमेंट पूछिए कैसी होगी। स्लोप्स अप टू द लेफ्ट होगा, स्लोप्स डाउन टू द लेफ्ट होगा, स्लोप्स डाउन टू द राइट होगा, या स्लोप्स अप टू द राइट होगा। देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट तो नहीं होती, वो तो डिमांड कर्व में देखने को मिलती है। सप्लाई कर्व में पॉजिटिव स्लोपिंग होता है, और कैसे मूव करती है, ये लेफ्ट टू द राइट मूव करती है, तो स्लोप्स अप टू द राइट। सो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताती है कि डिमांड प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज देखने को मिल रहा है। तो जिस फैक्टर से चेंज देखना है हमें, वो फैक्टर जो है हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो न्यूमिनेटर में आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगला सवाल, अ फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी कंपटीशन, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी। आपसे पूछा है सोल सेलर है प्रोडक्ट का, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं उस प्रोडक्ट के, तो ऐसी मार्केट को हम कौन सी मार्केट कहेंगे? मोनोपोली मार्केट, बिल्कुल अभी बात की थी। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। सोल सेलर है, सिंगल सेलर है, यूनिक प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, कोई उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, पूरे का पूरा मार्केट कंट्रोल जो है उसी सेलर के पास है, तो ऐसी मार्केट को हम बोलेंगे मोनोपोली। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए ओलिगोपोली, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो ये सभी मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी हम फर्दर तीन मार्केट्स की बात करते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और हम बात करते हैं ओलिगोपोली की, ठीक है। तो ये सभी पार्ट है मार्केट स्ट्रक्चर का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस। सो टोटल रिवेन्यू में से यहाँ पर इनमें से कौन सी चीज घटाएं कि हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा? ऑप्शन ए टोटल कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल प्राइस, ऑप्शन सी टोटल सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल है, टोटल रिवेन्यू यानी कि जितनी भी हमारी सेल रिसिप्ट्स हैं, जो पैसा आ रहा है, उसमें से अगर आप अपने खर्चे घटा देंगे, जो भी खर्चे आप कर रहे हैं अपने, वो अगर आप घटा देंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, विच कॉस्ट इज नोन एज पीरियोडिकल कॉस्ट? इनमें से कौन सी कॉस्ट को पीरियोडिकल कॉस्ट बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रिवेन्यू कॉस्ट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट? बिल्कुल जी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पीरियोडिकल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमारी चेंज नहीं होती है। चाहे आप जीरो आप यूनिट्स बना रहे हैं, फिर आप चाहे 100 यूनिट्स बना रहे हैं, फिर चाहे आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, आपको वो कॉस्ट इंकर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और ये रेगुलरली हमारी इंकर की जाती हैं। इसीलिए इन्हें पीरियोडिकल कॉस्ट बोला जाता है, बिकॉज ये पीरियोडिकल इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे पे की जाती है, फिर वो चाहे मंथली या क्वार्टरली या फिर एनुअल। जैसे एग्जांपल है कि रेंट आपको देना ही देना है, इंश्योरेंस का पेमेंट आपको करना ही करना है, या फिर सैलरीज की बात करें वो आपको देनी ही देनी है, तो उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, बिकॉज ये पीरियोडिकली पे की जाती है, रेगुलर इंटरवल पे पे की जाती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड द। सो डिमांड कर्व हम बनाते हैं, हमने बात की थी डिमांड कर्व की। क्वांटिटी डिमांडेड हम लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? प्राइस लेते हैं। सो यही पूछा गया है कि डिमांड कर्व एक ग्राफ है जो कौन कौन से वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में बताता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही है। अगेन आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फर्स्ट स्टेटमेंट में, कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस चेंज होने पर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जो डिमांड है वो कितने से रिस्पॉन्ड कर रही है, कितने से चेंज कर रही है, कितनी सेंसिटिव है, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कंप्यूट कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये भी अभी हम देख के हटे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और सी स्टेटमेंट बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में डिफरेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है।
आप खुद ही देखिए, लॉन्ग रन में आप जो है अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, और शॉर्ट रन में आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन नहीं करते हैं, तो प्राइस जो है उसका अफेक्ट जरूर हमारी डिमांड पे पड़ता ही पड़ता है। सो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में वो सारी की सारी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंसेस। सो स्टैटिस्टिक्स जो है अदर साइंसेस के लॉस को टेस्ट करने के काम आती है। अदर साइंसेस यानी कि सोशल साइंस की बात की गई है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी सोशल साइंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है उनके लॉस को टेस्ट करने के काम आती है। तो ऐसा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर रही है? ऑप्शन 1, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर रेयरली यूज टू इंटरप्रेट द डेटा ऑफ अदर साइंसेस। ऑप्शन 2, statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypotheses and for the development of new theories and other sciences. Option 3, no statement is precise and convenient. Option 4, statistical methods are extremely useful to change the theories of other sciences. So आपको appropriate यहाँ पर statement choose करनी है। So देखिए बिल्कुल ऐसा है कि statistics जो है other sciences के laws को test करने के काम आती है। So option 3 तो हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। ऑप्शन 1 में बोला रेयरली, ऐसा भी नहीं है, हमारे बहुत अच्छे से काम आती है स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास डेटा कलेक्ट करना है, उसको प्रेजेंटिंग करनी है, उसके बाद हमने उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब स्टैटिस्टिक्स में ही होता है। ठीक है, और ये सब करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब कोई भी लॉ है किसी भी साइंस का, उसके लिए आपको एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना के चलनी पड़ती है। अब वो टेंटेटिव स्टेटमेंट को आप कैसे टेस्ट करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू। उसमें हमारे पास फर्दर पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारे पास न्यू थेरीज हैं वो डेवलप की जाती हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है जी। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू थियरीज ऑफ अदर साइंसेस। सो ऑप्शन 2 जो है स्टेटमेंट को प्रिसाइजली एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा है। अगला सवाल, डैश मीन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन 1 वेटेड मीन, ऑप्शन 2 जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन 3 हार्मोनिक मीन, ऑप्शन 4 एवरेज मीन। हम दो तरह के एवरेजेस की बात करते हैं, एक होते हैं अर्थमेटिक एवरेजेस और एक होती है हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस। अर्थमेटिक एवरेज को हम न्यूमेरिकल एवरेज भी कहते हैं, और इसमें हम तीन तरह के पढ़ते हैं फर्दर। अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज मीन, फिर हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, और एक हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है। और पोजिशनल एवरेजेस में तो हमारे पास मीन एंड मीडियन एंड मोड आता है, ये तो पता है आपको। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होगा? बिल्कुल जी, हार्मोनिक मीन होगा। हार्मोनिक मीन इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज। कैसे निकालते हैं हम इसको? डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया हुआ है हर नंबर इन द सीरीज का, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एवरेज एंड अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज कॉल्ड। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो उसे क्या बोला जाता है? एथिकल रिलेशनशिप, एक्सट्रीम रिलेशनशिप, इंपेरिकल रिलेशनशिप या फिर ग्रुप रिलेशनशिप? बिल्कुल जी, इंपेरिकल रिलेशनशिप बोला जाता है जब भी हम ऑब्जर्व डेटा के थ्रू डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, कोरिलेशन बताते हैं, तो उसे हम इंपेरिकल रिलेशनशिप का नाम देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको हम क्या बोलेंगे? इंपेरिकल रिलेशनशिप। Next question, hypothesis is option A, a statement about the population, option B, a tool of calculation, option C, a tool of auditing, option D, a tool of production। बहुत ही सिंपल है। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? टेंटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी अबाउट द पॉपुलेशन, तो जिसे हमें वेरीफाई करना होता है डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके। ठीक है जी। सो आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन ए, अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। तो गाइज ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जहां पर हम DSSP PGT कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं। उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज हमने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। सो आई होप यू फाइंड द डिस्कशन वेरी फ्रूटफुल। सो इसके साथ यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।